बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। आज लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में हमने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर JP सैनी जी को बुलाया है। JP सैनी जी का नाम वैसे तो पूरा नाम जयप्रकाश सैनी है और ये ऐसा नाम है जो भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले लोकनायक जयप्रकाश के जी के नाम से जुड़ा हुआ है। तो बहुत दिनों से आप सभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लिसनर्स और दर्शक ये सवाल करते थे कि आप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति जी को बुलाइए और उनसे हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के जीवन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का अपना महत्व है। बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ से पास आउट होकर के भी गए हैं। तो हम अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से प्रोफेसर JP सैनी जी का अपने स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आपने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं आप सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ज़रा सा आपके बारे में बात कर लें। प्रोफेसर JP सैनी कोई यूं ही नहीं हो जाता। आप कल्पना करिए कि बुंदेलखंड और झांसी का वो दुर्गम इलाका जहाँ से आप आते हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सोचा करते हैं कि हम अभाव में हैं, परिस्थितियाँ साथ नहीं देती हैं। तो आपको आपके जीवन से ये सीखना होगा कि अभाव और परिस्थितियाँ, यदि आपका उद्देश्य क्लियर है, विज़न क्लियर है, तो कभी आपके लिए प्रतिकूल नहीं होती। आप उनको अनुकूल बना करके साथ सकते हैं। तो प्रोफेसर JP सैनी जी, इसके पहले जब मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये 1962 में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज बना, और 1962 के बाद आप ही आखिरी उसके प्राचार्य रहे जिन्होंने इसको विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा था। और सबसे बड़ी खुशी और आपके लिए गौरव की बात यह है कि जो आपने देखा था वो सारा कुछ करके आप यहाँ से गए और आप दूसरी यूनिवर्सिटी में गए, और 2013 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया। तो प्रोफेसर JP सैनी ये बुंदेलखंड के निवासी हैं। आपने KNIT सुल्तानपुर से आप B.Tech हैं, और आपने ये M.Tech किया है IIT कानपुर से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपने में M.Tech, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से आप PhD हैं। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर के आप 2 बार निदेशक रह चुके हैं। यहाँ आने के पहले आप ये बुंदेलखंड इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में आप प्रोफेसर रह चुके हैं, और सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली के आप कुलपति रहे 5 साल तक। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में VC का आपके पास अतिरिक्त प्रभार रहा। आपके पास शिक्षण, शोध एवं अकादमिक प्रशासन का 31 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। कई PhD शोध प्रबंधों का आपने पर्यवेक्षण किया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के आप समीक्षक रहे हैं। तो एक बार और हम अपने सारे दर्शकों की ओर से और अपने लाउड स्पीकर 90 FM परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। और आज आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि आपने सैनी साहब को बुलाया है, तो प्रोफेसर सैनी कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे ये यात्रा आपने तय की। तो सर थोड़ा सा आप अपने, चूँकि हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में भी एक सपना रहता है कि मैं एक इंजीनियर बनूं,
अच्छी जगह पहुंचूं, वाइस चांसलर बनूं, एक एकेडमिशियन बनूं, तो आप उन स्टूडेंट्स के लिए अपनी ओर से थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं और उन चीज़ों को भी आप रखें। बिल्कुल पांडे जी, मैं तो एक बहुत ही साधारण परिवार से यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। बुंदेलखंड इलाका है, झांसी का मैं रहने वाला हूँ। और बचपन तो मेरा बस ऐसे ही गुजरता गया। बस ईश्वर का धन्यवाद और माता पिता का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया। और एक छोटे से परिवार से निकल के, कोई सपना नहीं था, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बस एक लगन थी कि कुछ करना है, कुछ पढ़ना है। और उसी लगन के सहारे आगे बढ़ते गए। शिक्षकों ने प्रोत्साहित किया और एक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने एक बार एडमिशन लिया। जानते भी नहीं थे क्या होती है इंजीनियरिंग, बट यही था कि चूँकि बताने वाला कोई ऐसा नहीं था, जो स्कूल के हमारे शिक्षक हुआ करते थे वही हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते थे जी। और उसी के सहारे आगे बढ़ते हुए जी। आज यहाँ तक आपके साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि बुंदेलखंड तो आप जानते ही हैं, बहुत दुर्गम परिस्थितियाँ हैं। वहाँ तो जल का भी इतना अभाव रहता है जी। याद है जब छोटे थे बचपन में, तो 40-45 फीट पानी बाल्टियों से खींचा करते थे रस्सी के सहारे। जी। जी। तो वो दिन याद आते हैं और कैसे पानी का संचय करना है बूंद बूंद, जी, वो हम लोगों ने वहाँ सीखा। आज जैसे हम लोगों ने, तो मुझे याद है कि मेरे ख्याल से मेरे फादर का मुझे एक संस्मरण याद है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा बचत के लिए, पानी के लिए। जी। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी धरोहर है जिसको हमें संजो के रखना है। जी। जी। बट मैं अपने फादर के बारे में बताऊँगा आपको ज़रूर। जी। 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 कि एक बार पहले तो हम लोग कुएँ से पानी लाते थे, खींचते भी थे, बट फिर उन्होंने ट्राई किया कि बोरिंग कराते हैं। जी। तो उन्होंने घर के बाहर कराया। जी। जी। तो मैंने पूछा कि घर के अंदर क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, और भी लोगों को पानी मिलेगा। जी। तो ये मेरे ख्याल से बात रही होगी 84-85 के आसपास। जी। जी। तो मैंने फादर से कहा कि इसमें मोटर लगवा लेते हैं। जी। मैं उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था। उन्होंने कहा नो, बिल्कुल नहीं करना है। जी। कहे अगर आपने मोटर चलाया तो ये पानी का वेस्टेज होगा। आप हैंडपंप ही चलता रहा और जब तक फादर जिंदा रहे उसमें हमेशा हैंडपंप से ही पानी निकला। उन्होंने कभी हम लोगों को मोटर नहीं लगाने दिया और एक शिक्षा दी कि नहीं, पानी उतना ही निकालना जितनी आपको आवश्यकता है। आप हाथ से निकालोगे तो ज़रूर एक बाल्टी ही निकालोगे। तो हम लोगों को तो बाल्टी से ही नहाने की आदत रही है और मग्गे और बाल्टी से हम लोगों ने पानी का यूज़ किया। और पानी को कैसे संचय करना है, कैसे रखना है, कैसे सजोना है, ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से आया। सर, फादर क्या किसान थे या? मेरे पिताजी रेलवे में थे। अच्छा, रेलवे में? हाँ, ग्रुप सी एम्प्लॉई थे। जी। 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 फिटर के पद पर थे वहाँ लोको साइड में। जी। तो उस समय कई बार मैं वहाँ लोको साइड गया बीच बीच में, कभी खाना देने भी चला जाता था, जैसे टिफ़िन अगर नहीं ले गए तो साइकिल से जाता था। तो दिखता था वहाँ स्टीम इंजन जी का काम हुआ करता था, वही चला करते थे। जी। तो दिखता था किस तरह से स्मोक्स वगैरह वहाँ निकलता है, एनवायरनमेंट किस तरह से रहता है। बट ऐसे में भी कैसे मेहनत करके लोग काम करते हैं, उस समय लगता था। तो मेरा बचपन तो ऐसा ही रहा। उनकी मेहनत का ज़िंदगी आपने जो देखी और उसका आपके ऊपर बहुत असर पड़ा मुझे। निश्चित रूप से, क्योंकि एक सीख जो है वो तो मिली। जी। जैसे जल का मैंने बताया, बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने, एक नैतिक शिक्षाएं जिसको कहते हैं, जी, वो उन्होंने हमेशा दी हैं। जी। वही मेरी मदर का भी रहा। मदर तो खैर मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी। जी। बट मुझे याद है कि मेरे बड़े ब्रदर, हम लोग 3 भाई हैं थे, ये बड़े ब्रदर की अब डेथ हो गई है जी। उनको पढ़ाने के लिए वो कमरे के दूसरे, उस समय सामने नहीं आती थी महिलाएं। जी। तो बहुत आपके यहाँ पर्दा तो बहुत ज़्यादा रहता था। तो वो शिक्षक पढ़ाने आते थे, वो बाहर के कमरे में बैठ के पढ़ाते थे। मदर पीछे के कमरे में बैठ के रटती थी कि ताकि वो जाने के बाद मेरे बड़े भाई को पढ़ा सकें, रिवाइज करा सकें कि क्या पढ़ाया है। तो इतनी मेहनत करते थे। जी। तो शुरू के दिन तो बड़े चुनौतीपूर्ण रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई सब अपने वजीफ़ा और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पता ही नहीं होता था। बस अपना
स्कूल में एडमिशन हो गया, स्कूल जाके पढ़ते रहे। न गार्जियन इतना ध्यान कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या है, कुछ इतना नहीं रहता था, बट हाँ थोड़ा बहुत, जैसे मदर का ही बताया कि उतना तो ध्यान रखते थे कि भाई आपने अपना जो काम मिल रहा है वो कर लिया नहीं। सुबह टाइम से उठाना, तैयार होके स्कूल जाना, खाना लेके जाना, तो उतना ध्यान पूरा रखते थे। बट उतना लेवल पे नहीं हो पाता था कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो बट वो जो उनकी सीख थी ना, नैतिक शिक्षा थी, वो हम लोगों को बहुत काम आई है, बहुत आगे तक, और आज भी वो काम आती है। जी जी जी। तो सर आप जब आए थे, जब यहाँ मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राचार्य बनाए गए थे, तो उस समय ही क्या आपने ये सपना देखा था कि ये यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया तो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था जी। मालवीय जी के नाम पे 1962 में बना जी। बट उस समय जब मैंने देखा कि ये लगभग 350 एकड़ से बड़ा कैंपस है। जी। और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 10 से लेके 25 एकड़ एक सफिशिएंट लैंड होता है। एक छोटी सी इनटेक, उस समय 400 के करीब बच्चों की स्ट्रेंथ हुआ करती थी स्टूडेंट्स की, तो इतने छोटे उसके लिए 350 एकड़ का कैंपस। जी। तो मुझे लगा कि जिन्होंने ये सब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, निश्चित रूप से कोई एक विज़न रहा होगा। जी। इतनी सारी लैंड एक्वायर्ड करना और उसके बाद एक संस्थान को स्थापित करना। जी। बट वो कहीं ना कहीं वो विज़न पीछे छूटने लगा होगा। जी। समय परिस्थितियों के हिसाब से। जी। फिर मुझे लगा कि एक बहुत संभावनाएं हैं पूर्वांचल में और हमें इसको विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। जी। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी कार्य के लिए एक पॉलिटिकल विल की भी बहुत ज़रूरत होती है। जी। क्योंकि जब तक एक संकल्प नहीं होता है, बिल्कुल, तब तक आप उस चीज़ को बना नहीं सकते हैं। फिर मैंने एक अपना थॉट रखा और सरकार के सामने मैंने अपना पक्ष रखा और उन्हें बताया कि क्या खूबियाँ हैं। जी। और एक रुड़की यूनिवर्सिटी हमारे पास पहले हुआ करती थी जो तकनीकी विश्वविद्यालय होता था। जी जी। तो मैंने कहा वो तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में चला गया है। जी जी जी। आज की तिथि में सरकार को मैंने बताया कि हमारे पास कोई भी तकनीकी विश्वविद्यालय नहीं है जो पूरे प्रदेश को एक डायरेक्शन और एक कंसल्टेंसी दे पाए। जी जी। तो हमें इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उतना पोटेंशियल है जी कि हम इसको कर सकते हैं। जी जी जी। फिर मैंने एक पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट किया जी। और जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ थी उसको मैंने हाईलाइट किया जी। और बताया कि कैसे हम पूरे प्रदेश को कंसल्टेंसी भी देंगे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक हम ब्रांड इस्टेब्लिश कर पाएंगे, जिससे हम सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए और विदेशों में भी हमारा अपना एक ऐसा कुछ हमारा रहेगा, हमारे एलुमनी नेटवर्क, जिससे हम आने वाले समय में बहुत कुछ दे पाएंगे। जी जी जी। और उस केस में फिर हमारा एक सफ़र शुरू हुआ और लगभग 1 साल लगा मुझे। जी। सरकार ने मुझे एक्सटेंशन भी दे दिया चूँकि 3 इयर्स का मेरा अपॉइंटमेंट था। जी। और गोल्डन जुबली कार्यक्रम के समय मैंने ये रूपरेखा रखी थी। जी जी जी। और उसमें जो हमारे यूनिवर्सिटी के एलुमनाई थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, उस समय उन्होंने भी बहुत सहयोग किया जी। क्योंकि वो लोग भी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया जी। और सबके मिले जुले प्रयास के बाद तो शिक्षकों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि जब पहला विश्वविद्यालय बनना होता है तो उसके एक्ट से लेके सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने होते हैं और वही एक्ट विधानसभा में जाता है। तो एक एक चीज़ को ध्यान में रख के कि टेक्नोलॉजी में एक कंप्लीट ऑटोनॉमी भी विश्वविद्यालय के पास रहे और विश्वविद्यालय एक फ्रीडम भी रहे कि जिससे वो नए नए पाठ्यक्रम शुरू कर पाए, क्योंकि बिना यूनिवर्सिटी के हम बहुत लिमिटेड थे। हमारे पास सिर्फ ये था कि हम बिना AICTE के अप्रूवल के कुछ नहीं कर सकते थे। बट विश्वविद्यालय बनने के बाद नए नए कोर्सेज भी शुरू होने की संभावना थी और विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बनने की भी संभावना थी जी। जिससे कि एक समय आएगा कि हम कुछ सालों के बाद स्वयं अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। जी जी। उसी विज़न को लेके जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर मैंने पहला UGC से ऑटोनॉमी कराया, डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड कराए ताकि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। जी जी जी। तो उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने सारी फैकल्टी के साथ मिल के प्रयास किया और एक आज आप देख रहे हैं एक विश्वविद्यालय गोरखपुर में है और तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसके बाद HVTU में भी, वहाँ भी एक विश्वविद्यालय
इसी के बाद बना है। जी जी। ऑल्दो वो पुराना इंस्टीट्यूशन वो भी था। आप उसके भी संस्थापक वाइस चांसलर रहे हैं? उसका नहीं रहा। फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली गया। हाँ, दिल्ली। तो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, वो सॉरी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो आज है, वो पहले नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। हाँ, उसी की बात। तो मैं उसमें निदेशक के रूप में मैंने चार्ज लिया जी। और वहाँ भी कुछ 98 से वो प्रयासरत थे कि इसको विश्वविद्यालय बनाया जाए, बट वो बन नहीं पा रहा था जी जी। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने, उस समय जो शिक्षा मंत्री थे भाई, उन्होंने कहा कि ये लगता है अब ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा कि जो उसमें था, मैंने कहा सर प्रयास रहेगा जी। और मुझे ऐसा लगता है कि बन जाएगी, क्योंकि एक विश्वविद्यालय ईश्वर की कृपा से मेरे कार्यकाल में बना है, तो ये भी बनेगा जी जी। और रिकॉर्ड 15 मंथ्स मैंने चार्ज लिया जी। वो विश्वविद्यालय बन गया जी जी जी। और विश्वविद्यालय बनने के बाद वहाँ का मुझे संस्थापक वाइस चांसलर भी बनाया गया जी। और उसके तहत 5 साल मैंने फिर एज ए वाइस चांसलर वहाँ टर्म पूरा किया। बट जब टर्म पूरा कर रहा था तो फिर मेरे अंदर एक इच्छा तो थी कि मैं अपने प्रदेश में दोबारा आऊँ और एक हमारे माननीय कुलाधिपति महोदया ने मुझे इस योग्य समझा और एक बार उन्होंने मुझे मौका दिया जी जी। उस संस्थान में जिसमें मैं यहाँ प्राचार्य रहा था जी जी। और अब मेरी इच्छा है कि हमारा विश्वविद्यालय रैंकिंग में काफ़ी आगे जाए, क्योंकि जब एक रैंकिंग इस्टेब्लिश होती है तो वो एक पहचान बनती है बिल्कुल पूरे देश में। तो हम लोग उस दिशा में प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे, मुझे उम्मीद है। अभी जो कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, आगे जो भविष्य को देखते हो या पूर्वांचल की जो आप, चूँकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप यहाँ की चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हैं, तो क्या कुछ नए कोर्सेज भी प्लान किए जा रहे हैं, या जो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से कुछ नई चीज़ें भी होंगी, इस पे कुछ आपके मन में कोई चल रहा हो तो? बिल्कुल ऐसा है। अभी जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारी नई शिक्षा नीति के तहत जी, जो हमारी NEP 2020 के तहत जी, जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी अभी आई है, तो उसके तहत हमने काफ़ी जो हमारे एग्जिस्टिंग कोर्सेज़ थे उनको काफ़ी हद तक रीस्ट्रक्चर कर दिया है। और उसके अलावा जो डिमांडिंग ब्रांच थी, जो जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, उनको भी सिस्टमेटिक किया है, उनको नंबर्स उनके इंक्रीज़ किए हैं। रीस्ट्रक्चरिंग पूरे ब्रांचेस की किया है। कुछ नए कोर्सेज़ हमने मास्टर्स के ऐड किए हैं। इसी के साथ पूर्वांचल को यहाँ ध्यान में रखते हुए रियल जो हमारा रिसर्च आउटकम है जी, वो कहीं परिलक्षित हो, उसके लिए हमने अच्छे स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्कॉलरशिप्स को भी हमने इन्हेंस किया। करीब 20% जो हम स्कॉलरशिप दे रहे थे वो भी बढ़ाया। इसके अलावा AICT फेलोशिप, डॉक्टरल फेलोशिप जो है, उसके लिए भी हमने प्रयास किया और वहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो उसमें भी 37,000 पहले 2 साल में है, उसके बाद 42,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप है। तो इस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा विश्वरैया स्कॉलरशिप्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से, ये सारी स्कॉलरशिप्स हमने अभी अपने यहाँ ऐड किया है जी। इसी तरह मास्टर्स के प्रोग्राम में और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको रीस्ट्रक्चर किया है। और इसके साथ हमने कुछ और इनोवेटिव चीज़ें ऐड की हैं, जैसे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। सीधे इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है जी, इंडस्ट्रीज़ के पर्सन्स को यूनिवर्सिटी के रोल पर जी, अभी इसी महीने में अभी हमने 12 प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंट किए हैं। इसी तरह रिटायर्ड शिक्षक, क्योंकि नई फैकल्टी है, न्यू फैकल्टी और ओल्ड फैकल्टी का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए एडजंक्ट फैकल्टी में भी 5 अपॉइंटमेंट्स अभी हमने किए हैं जी, ताकि एडजंक्ट फैकल्टी हो, इंडस्ट्री पर्सन सीधे बच्चों को प्रैक्टिकल और क्लासरूम के साथ इंटरेक्ट करें जी। उसके लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के अपॉइंटमेंट्स किए हैं। जो हमारे वैकेंट पोजीशंस थी उसको भी हम भरने का प्रयास कर रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट हो गया है, फिर एक अभी हम नया एडवर्टीज़मेंट करने जा रहे हैं। इसी तरह बच्चों को इनोवेशन में एक हमने MMUT फाउंडेशन बनाया जी, जो एक सेक्शन 8 कंपनी हमने स्थापित की है। और उस सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनको गाइड करने के लिए भी हमने एक पूरा सेल कॉन्स्टिट्यूट किया है, इनोवेशन फाउंडेशन
जो कंपनी बनाई है उसके लिए भी हमने पद सृजित करके उसका भी हम विज्ञापन कर रहे हैं, जिसमें मैनेजर वगैरह और सीईओ वगैरह अपॉइंट करेंगे ताकि वो एक प्रोफेशनली बच्चों को गाइड करें कि किस तरह से इनोवेशन को हम बढ़ावा दें और इनोवेशन में आगे बढ़ें। ये ज़रूरत भी है सर इस समय, ये आज की ज़रूरत है, क्योंकि एक कंट्री को विकसित भारत जो हमारा बनाने का लक्ष्य है 2047 तक, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना होगा और साथ ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के जो नए नए रास्ते हैं वो खोजना होंगे। तो उसी के तहत मैंने ये प्रयास कुछ स्टार्ट किए हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनने की दिशा में आगे बढ़ें। एक आपके टेन्योर में तो नहीं था वो पिछले टेन्योर में हुआ कि कुछ फर्जी एडमिशन्स हुए आगे से ऐसा न हो पाए, इसके लिए क्या कोई फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा रहा है? जी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है उसको 100% फुल प्रूफ हमारा इस समय हो गया है। हमारा जो एडमिशन है वो हम NIC के थ्रू कर रहे हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और एक कंप्लीट फुल प्रूफ प्रोग्राम है जो एडमिशन्स को वहीं से कैटर कर रहे हैं। तो उसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, जिससे मैनुअल एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं जब मैनुअल इंटरवेंशन किसी भी एडमिशन प्रोसेस में होता है। इसी तरह हमने समर्थ को इम्प्लीमेंट किया है। एक समर्थ कंप्लीट ERP है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड किया है। और मुझे हर से आपको बताते हुए कि अभी पिछले महीने जून में 24 जून को हमारी माननीय कुलाधिपति महोदया ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने उसको इनॉग्रेट किया है और पहला विश्वविद्यालय हो गया है जिसने सारे 41 मॉड्यूल ERP के इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। और हमारा एडमिशन समर्थ के साथ NIC के थ्रू, एक NIC से एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, दूसरा एडमिशन प्रोसेस समर्थ से चल रहा है। दोनों फुल प्रूफ सिस्टम है और किसी तरह की कोई मैनुअल इंटरवेंशन को रोक के और कोई इस तरह की हरकतें ना हो जो पास्ट में कभी हुई हैं। नेचुरली हैपनिंग कभी भी हो जाती है, बट उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और वो हमने किया है सफलतापूर्वक। एक ये है कि अपने यहाँ गीडा है, इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, तो क्या यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से भी अपने स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं आपका गीडा से, या जो यहाँ की और जो इस तरह की इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी कोई आप लोगों का बातचीत या? बिल्कुल है। हाँ, आपको बताऊं कि हमारा जो गीडा है वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं कई के साथ हमारे अपने MOU हुए हैं और स्टूडेंट्स के साथ म्यूचुअली विजिट भी होती है और साथ में उनके जो वो हैं ऑफिसर्स हैं उनको हमने जो ट्रेनर के तौर पे हमने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में उनको भी लिया है। और वो हमारा एग्रीमेंट का पार्ट हो गया ताकि 1-to-1 इंडस्ट्री के साथ फुल टाइम इंटरेक्शन हमारा बना रहे। एक ये कि जो बीच में रैंकिंग और शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपने तो शुरुआत में चर्चा की, तो अभी 300 में 291 नंबर पे है ना, 251 हमारी पोजीशन है ना तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ नए किस तरह से आप अपनी टीम को लेके चल रहे हैं? काफ़ी किया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें जो रैंकिंग के पैरामीटर्स हैं उसको एक पैरामीटर्स को वर्कआउट किया है। सारे फैकल्टी को उसकी हमने अलग से वर्कशॉप्स कराई हैं और जो पैरामीटर्स हैं एक पैरामीटर को हमने टेकअप किया है, कोई पैरामीटर ऐसा छोड़ा नहीं है। और मुझे उम्मीद है हम बहुत अच्छा कर भी रहे थे, बट कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंटेशन में कुछ कमी रह जा रही थी जिसकी वजह से हम उस लेवल पे नहीं हम अपने को दर्शा पा रहे थे। तो उसके लिए मैंने एक्सपर्ट्स को कॉल किया, वर्कशॉप भी किया और वर्कशॉप करके मुझे लगता है कि हमारी रैंकिंग में निश्चित रूप से जो हमारा अपना पोटेंशियल है उससे हमें फ़ायदा मिलेगा और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। एक सवाल आपसे निजी है कि आपने किस तरह से तैयारी की? जब आप स्टूडेंट थे तो कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे क्या किया? थोड़ा बच्चे सुन रहे हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा। नेचुरली बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, शुरू में प्राथमिक लेवल पे तो शिक्षा का कोई ऐसा वो नहीं था। तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की आपने कि
पब्लिक स्कूल ना, मेरा तो सरकारी स्कूल से वही अच्छा। रहा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने जी, इंटरमीडिएट किया। जी। मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी बड़ी हमारी वो नहीं थी जी। कि हम कोई उस तरह के गवर्नमेंट एजुकेशन में कहीं जी, आगे जी, बढ़े हैं। तो वो एक सिंपल से स्कूलों में जो मोहल्ले में होते हैं उन्हीं से शुरू किया अपना प्राथमिक पढ़ाई। जी। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो हमारा GIC हुआ करता था, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। लेकिन पढ़ते समय ये था कि इंजीनियरिंग में जाना है, तो हाई स्कूल के बाद ये तय हो गया था कि मुझे इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मैं जो भी हमारी अपनी कोर्स बुक हुआ करती थी, सब्जेक्ट वगैरह, उसका हमने अच्छे तरह से किया, क्योंकि कोई कोचिंग वगैरह तो होती नहीं थी हमारे समय में। तो उन्हीं बुक्स को उन्हीं को तैयार करके हम लोगों ने अपनी पढ़ाई किया। तो लगभग 7 से 8 घंटे का हमारा डेली का एक सिटिंग होती ही थी घर में, जिसमें बैठ के हम लोग पढ़ते थे। बट मुझे याद है कि हम लोग लैंप में भी पढ़ा करते थे। अच्छा। मिट्टी का तेल का लैंप जला के, क्योंकि बिजली की व्यवस्था तो बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी उस समय। बिजली आने का टाइम भी नहीं कुछ होता था, जाने का टाइम भी कुछ नहीं होता था, फ़ैन भी नहीं हुआ करते थे। तो वो तो बस ऐसे ही गर्मियों में बैठ के पढ़ना है, या उसमें है तो गर्मियों में है तो कहीं बाहर छाएं देख के बैठ के पढ़ लिया। रात के समय वही मिट्टी के तेल के लैंप जला के पढ़ लिया करते थे। वैसे ही करता रहा, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। बट एक ये सवाल है कि आपने तो जो एक सपना देखा वो साकार हुआ यहाँ के लिए, क्या ये जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसको NIT का या IIT का दर्जा दिया जा सकता है निकट भविष्य में? देखिए, एक अच्छा सवाल है जी कि अगर IIT की बात करें जी तो उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर है। जी। जो रुड़की विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो IIT के समकक्ष था, वो चला गया उत्तराखंड में, उसको भी IIT बना दिया। BHU में जो हमारा इंजीनियरिंग की फैकल्टी हुआ करते था, उसको भी IIT में कन्वर्ट किया है। बट इस समय BHU को और कानपुर को लें तो सिर्फ 2 हमारे पास IITs हैं। प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश। और नंबर्स देखें तो छोटे से प्रदेशों में भी एक IIT है। तो अपार संभावनाएं हैं कि अगर यहाँ पे एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट आता है, NITs भी हर स्टेट में एक ही होता है, तो वो इलाहाबाद को ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। बट अगर IIT के लेवल का एक इंस्टीट्यूशन अगर सरकार की इच्छा है और बनाना चाहें, तो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत पोटेंशियल है। उसके लिए वो फुलफिल करता है ना सारी जो चीज़ें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर एक बार अगर ये लगता है कि विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय में संभावनाएं पूरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, लैंड भी अवेलेबल है, जो आज की डेट में सबसे बड़ा कारण होता है। और एक अगर नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट आता है तो एक नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय छवि बनती है। और एक एवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के एक रास्ता खुल जाता है। विदेशों के साथ संपर्क ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ऑल्दो हम लोगों ने यहाँ प्रयास किया है, अभी हम कुछ फॉरेन फैकल्टी को भी अपने यहाँ हायर किया है हमने। तो जो हमारी फॉरेन फैकल्टी है वो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली क्लासेस लेते हैं। बट एक लार्ज स्केल पे जो ग्रांट के लेवल पे अगर आप बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उनको ग्रांट वगैरह अच्छी मिल जाती है। एक फंडिंग क्राइसिस तो रहता ही है। अदरवाइज ये सवाल अच्छा इसलिए मैंने किया कि आप एक विश्वविद्यालय के शिल्पी रहे हैं इसके, तो IIT का भी एक सपना है, यहाँ के स्टूडेंट सपना देखते हैं, तो हमने कहा इस सपने को आपके सामने रखा जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आपके संज्ञान में, आपके मन में ये बात रहेगी, तो करने वाला तो ईश्वर है। करने वाला ईश्वर ही है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से ये फूल फिर खिलेगा। और एक बड़ी बात होगी कि लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में इस पर पहली बार चर्चा हुई थी कि इसको IIT का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और आपको हो सकता है आपकी सरस्वती आपकी वाणी में है, कुछ ऐसा हो कि ये यहाँ जो हमारा विश्वविद्यालय है इसको भी एक IIT के रूप में विकसित किया जाए। हम लोग चाहेंगे कि महाराज जी तक भी ये मामला है, पॉलिटिकल भी हम लोग इसको चाहेंगे कि लोग उनके संज्ञान में लाएं कि बहुत सारे गोरखपुर में विकास के पैमाने पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, काफ़ी काम हुआ है।
लेकिन ये जो एजुकेशन के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा काम होगा कि आईआईटी अगर जो यहाँ हो जाए, तो हमारे पास विश्वविद्यालय तो कई हो गए, लेकिन आईआईटी होना चाहिए। और इसके लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने इतना समय दिया। इसके लिए हम अपने लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।